स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सम्राट हर्षवर्धन की विजय। सम्राट हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम प्रभाकरवर्धन और माता का नाम यशोमती था। हर्ष का बचपन उसके ममेरे भाई भंडी तथा मालवराज महासेन गुप्त के दो पुत्रों कुमारगुप्त और माधवगुप्त के साथ व्यतीत हुआ। अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेसर का राजा बना। इसी वर्ष इसने हर्ष संवत भी चलाया। राज्यारोहण के समय उसके सामने दो प्रतिज्ञाएं थी। एक, शशांक को मारकर अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना। दूसरा, बहन राज्यश्री को कारागार से मुक्त कराना। हर्षवर्धन को कुंतल नामक अश्वारोही से अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की गौड़ राजा शशांक द्वारा हत्या का समाचार मिला। वाणभट्ट ने हर्षचरित में हर्ष की विजय यात्रा का रोचक वर्णन किया है। उसके अनुसार हर्ष की सेना प्रतिदिन 8 कोस की दूरी तय करती थी। पहले दिन की यात्रा के बाद हर्ष से कामरूप के राजा भास्कर वर्मा का भेजा हुआ राजदूत हंसबेग मिला, जो मैत्री प्रस्ताव लेकर आया था। भंडी ने आकर बताया कि गुप्त नामक व्यक्ति ने कान्यकुब्ज अथवा कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा राज्यश्री जेल से निकलकर विंध्याचल के जंगलों की ओर चली गई है। हर्ष ने बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से राज्यश्री का पता लगाया जब वह चिता बनाकर सती होने की तैयारी कर रही थी। पहली है गौड़ विजय अथवा बंगाल विजय। शासक बनने के बाद सबसे पहले हर्षवर्धन ने बंगाल पर आक्रमण किया, जहां का राजा शशांक था। इसने हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की धोखे से हत्या की थी। हर्ष के आगमन का समाचार सुनकर बंगाल का राजा शशांक कन्नौज छोड़कर भाग गया, परंतु 619 ईस्वी में गंजाम लेख से पता चलता है कि बंगाल व उड़ीसा पर शशांक का शासन था। इससे पता चलता है कि बंगाल के राजा शशांक की मृत्यु के बाद ही हर्षवर्धन बंगाल और उड़ीसा पर अधिकार कर पाया। आर्यमंजूश्री मूलकल्प में उल्लेखित एक श्लोक से पता चलता है कि है नामक राजा पूर्वी भारत की ओर गया तथा पुंड्रवर्धन में जा पहुंचा। दुष्ट कर्म करने वाला शशांक पराजित हुआ और अपने राज्य के अंदर बंद पड़े रहने के लिए बाध्य किया। गौड़ लोगों द्वारा स्वागत न करने के कारण हर्षवर्धन स्वदेश लौट आया। इतना स्पष्ट है कि शशांक बच निकला। इसने कन्नौज को खाली कर दिया। कन्नौज ने पुनः अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। वहाँ के मंत्रियों ने कन्नौज का सिंहासन स्वीकार करने के लिए हर्षवर्धन से प्रार्थना की, लेकिन हर्षवर्धन ने इसे अस्वीकार कर दिया। ह्वेनसांग लिखता है कि हर्षवर्धन ने अवलोकित ईश्वर बोधिसत्व से परामर्श किया। बोधिसत्व ने उसे कन्नौज सिंहासन पर बैठने के लिए मनाया। हर्ष ने अपने आप को राजपुत्र कहा और अपना उपनाम शिलादित्य रखा। राज्यश्री को शासिका बनाया, जिसने अपने भाई की देखरेख में शासन का संचालन करना स्वीकार किया। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्षवर्धन और राज्यश्री दोनों साथ साथ सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली ताकि वह राज्यश्री को प्रशासनिक कार्यों में मदद कर सके। ह्वेनसांग लिखता है कि इसके बाद हर्षवर्धन एक बड़ी सेना के साथ लगातार 6 वर्षों तक युद्ध करता रहा। सर्वप्रथम उसने पूर्व भारत की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद वह तब तक युद्ध करता रहा जब तक वह पंच भारत का स्वामी नहीं बन गया। इसने पंच भारत को इंतु कहा है। इसके बाद इसने 30 वर्षों तक शांतिपूर्वक राज्य किया, जबकि मातवानलिन कहता है कि 618 से 627 ईस्वी तक लगातार हर्षवर्धन युद्धों में फंसा रहा। नेक्स्ट है कामरूप। कामरूप का राजा भास्कर वर्मा हर्ष का समकालीन था। उसने हर्ष के पास अपना दूत हंसबेग भेजकर मित्रता कायम की। भास्कर वर्मा जीवन पर्यंत हर्ष का मित्र बना रहा और वह हर्ष की अधीनता स्वीकार करता था। ह्वेनसांग बताता है कि भास्कर वर्मा प्रयाग और कन्नौज के समारोहों में भी शामिल था। नेक्स्ट है वल्लभी की विजय। वल्लभी का राज्य आधुनिक गुजरात में स्थित था। वहाँ का शासक ध्रुवसेन द्वितीय था। हर्ष ने इस पर आक्रमण किया, इसे हराया। ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन से पराजित होकर बढ़ौच के शासक दत्त द्वितीय के दरबार में चला गया। गुर्जर नरेश दत्त द्वितीय ने हर्ष से उसका राज्य वापस दिला दिया। इस घटना का उल्लेख जय भट्ट के नौसारी दानपत्र से प्राप्त हुआ है। दत्त द्वितीय की प्रथम ज्ञात तिथि 627 ईस्वी की है, जिसने 640 ईस्वी तक राज्य किया। अतः यह युद्ध 629-30 से 640 के बीच हुआ होगा। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख के अनुसार दत्त द्वितीय उसका सामंत था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नौसारो लेख में जो श्रेय दत्त द्वितीय को दिया जाता है
उसका वास्तविक अधिकारी पुलकेशिन द्वितीय था। बाद में यही घटना पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध का कारण बनी। वल्लभी शासक ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ कर दिया। यह राज्य हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के राज्य के बीच स्थित था। नेक्स्ट है सिंध की विजय। वाण भट्ट के हर्षचरित से पता चलता है कि हर्ष ने सिंधु राज को युद्ध में पराजित करके उसकी राजलक्ष्मी को छीन लिया, धन प्राप्त किया। वेनसांग अनुसार सिंध का राजा शूद्र जाति का था, उसकी बौद्ध धर्म में आस्था थी और उसका नाम संभवतः सासी राय था। चीनी यात्री वेनसांग सिंध को एक स्वतंत्र राज्य बताता है। इससे ऐसा लगता है कि हर्ष सिंध के राज्य से भेंट, उपहार आदि लेकर संतुष्ट हो गया और उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली शासक था। वेनसांग उसकी शक्ति और उसके प्रभाव की प्रशंसा करता है। हर्षवर्धन की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की सीमाएं नर्मदा नदी तक पहुंच गई। पुलकेशिन द्वितीय का राज्य नर्मदा नदी के दक्षिण में था और हर्षवर्धन का राज्य नर्मदा नदी के उत्तर में था। पुलकेशिन द्वितीय उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि हर्षवर्धन दक्षिण की ओर। इसलिए दोनों में युद्ध आवश्यक हो गया। नर्मदा नदी के तट पर दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। इस युद्ध की पुष्टि ऐहोल अभिलेख, ह्वेनसांग के विवरण और ह्वेनसांग की जीवनी से होती है। इस विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। यह युद्ध कब हुआ निश्चित तिथि ज्ञात करना मुश्किल है, फिर भी संभवतः यह 630 से 634 ईस्वी के बीच हुआ होगा। नेक्स्ट है कोंगोद अथवा गंजाम विजय। वेनसांग जीवनी के अनुसार हर्षवर्धन ने कोंगोद पर आक्रमण कर वहां पर अधिकार किया। यह प्रदेश महानदी के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित था। यह विजय हर्ष ने लगभग 643 ईस्वी में की। यह भी ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने उड़ीसा में जयसेन नामक एक बौद्ध विद्वान को 80 गांवों की आय दान में दी थी। यह तभी संभव है जब उसका उड़ीसा पर अधिकार रहा हो। नेक्स्ट है मगध विजय। चीनी लेखक मातवान लिन हमें बताता है कि सर्वप्रथम 641 ईस्वी में हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने चीन में भेजे गए दूत मंडल के पत्रों में अपने आप को मगध राज कहा है। वेनसांग मगध के राजा का नाम पूर्णवर्मा बताता है। संभवतः हर्ष ने इसे हराकर ही मगध पर अधिकार किया होगा। वेनसांग के अनुसार हर्ष ने नालंदा में एक पीतल का विहार भी बनवाया था। नालंदा से हर्ष की मोहरें भी मिली हैं। ये सभी मगध पर हर्षवर्धन का अधिकार स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट है हर्षवर्धन और नेपाल। हर्षचरित से पता चलता है कि हर्षवर्धन ने हिमाच्छादित पर्वतों अथवा बर्फ से ढके पर्वतों के दुर्गम प्रदेश से कर प्राप्त किया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि हर्षवर्धन ने नेपाल की विजय की थी। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार नेपाल में हर्ष संवत का प्रचलन था, जो वहाँ हर्षवर्धन के अधिकार का सूचक है, किंतु केवल संवत के प्रचलन से हर्ष का नेपाल पर अधिकार स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः इस संबंध में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है कश्मीर का राज्य। हर्ष ने कश्मीर से महात्मा बुद्ध का दांत लाकर उसे कन्नौज में स्थापित कराया था, जिससे कश्मीर पर हर्षवर्धन का अधिकार स्वीकार किया जाता है। केवल इस कथन से कश्मीर पर हर्ष की विजय का निष्कर्ष निकालना असंगत है। यह संभव हो सकता है कि यह हर्ष के प्रभाव क्षेत्र में रहा हो। हर्षवर्धन ने विजयों के द्वारा एक विशाल राज्य की स्थापना की। हर्षचरित में हर्षवर्धन को शकलोत्र पथनाथ कहा गया है। हर्ष की वास्तविक साम्राज्य सीमा निर्धारण करना कठिन काम है, क्योंकि उसकी कई विजय संदिग्ध हैं। हर्षवर्धन के पैतृक राज्य थानेसर में दक्षिणी पंजाब और पूर्वी राजपूताना शामिल थे। ग्रहवर्मा की हत्या के बाद उसने कन्नौज के मोखरी राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया, जिसमें समस्त उत्तर प्रदेश और मगध का कुछ भाग शामिल था। मधुबन और बांसखेड़ा के लेखों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अहिछत्र और श्रीवस्ती के प्रदेश हर्षवर्धन के अधीन थे। प्रयाग में उसने महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था, जो उसके अधिकार की सूचना देता है। मगध पर उसके अधिकार की पुष्टि चीनी स्रोतों से हो जाती है, जहां उसे मगध राज कहा गया है। शशांक की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने बंगाल और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक का भाग हर्षवर्धन के अधीन था। पश्चिमोत्तर में सिंध का राज्य उसके प्रभाव क्षेत्र में था। वल्लभी का राजा भी हर्ष की अधीनता स्वीकार करता था।
उत्तर में हर्ष का साम्राज्य नेपाल की सीमा तक फैला हुआ था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर्ष का साम्राज्य संपूर्ण उत्तर भारत में फैला हुआ था। उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में नर्मदा नदी और विंध्य पर्वत तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में सौराष्ट्र और काठियावाड़ तक इसका साम्राज्य विस्तृत था। चालुक्य लेखों में हर्ष को शकलोत्तरपथनाथ कहा गया है। हर्ष ने 647 ईस्वी तक राज्य किया। 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई।